नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। देश में कोरोना वायरस के नए केसों में लगातार कमी है। एक बार फिर से 10,000 से कम नए केस आए हैं। बीते 24 घंटे में एक तरफ कुल 9,283 नए केस मिले हैं, तो वहीं 10,949 लोग रिकवर भी हुए हैं। इससे एक्टिव केसों की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और अब ये आंकड़ा महज 1,11,481 रह गया है। यह आंकड़ा बीते 537 दिनों यानी करीब 1.5 साल में सबसे कम होगा। इतना ही नहीं, रिकवरी रेट भी बढ़ते हुए जा रहे हैं। 98.33% पर रिकवरी रेट पहुंचा है, जो बीते साल मार्च के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। और इस बीच कोरोना टीकों में भी तेजी देखने को मिल रही है। अब तक देश में 111 करोड़ से ज्यादा कोरोना टीके लग चुके हैं और जल्द ही यह आंकड़ा 120 करोड़ के पार पहुंचने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो वहीं इस पर एम्स के निदेशकों का कहना है कि शायद देश में कोरोना की तीसरी लहर ना आएगी। उन्होंने कहा कि इस बात की आशंका बहुत कम है कि देश में पहली और दूसरी की तरह कोरोना की तीसरी लहर आएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस तरह से केसों में गिरावट देखने को मिल रही है, उससे साफ है कि वैक्सीन से लोगों की रक्षा हो रही है और फिलहाल कोरोना की बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। जिस तरह से वैक्सीन के प्रभाव के चलते संक्रमण की रफ्तार थमी और अस्पतालों पर दबाव कम हुआ, उससे हर दिन तीसरी लहर आने का डर भी खत्म होता जा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी जस का तस बना है कि क्या वाकई में तीसरी लहर आएगी, और आएगी तो कैसी रहेगी, उसका प्रकोप कैसा रहेगा, या फिर जिस तरह से जो हमारी व्यवस्थाएं हुई हैं और जिस तरह से जो टीके लगाए जा रहे हैं, वैक्सीन लगाई जा रही हैं, पहला डोज दूसरा डोज, क्या उससे रोकथाम पूरी तरह से हो चुकी है। इन्हीं कुछ सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद रजा चिकित्सक हैं, डॉक्टर राजेश लेखी वरिष्ठ चिकित्सक पीतमपुर से हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद रजा आपसे। जिस तरह से तीसरी लहर को लेकर के अभी भी एक शंका बनी हुई है, लोग ये जानना चाहते हैं कि वाकई जिस तरह से जो अभी तक प्रयास किए गए हैं, खास करके टीके को लेकर के बड़े बड़े अभियान चलाए गए और इससे जो रिकवरी कम हो रही है, यानी रिकवरी ज़्यादा हो रही, केस कम आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या आगे तीसरी लहर देखने को मिलेगी, और अगर तीसरी लहर आती है तो वो कितना प्रभाव छोड़ेगी? मोहम्मद रजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एज पर योर क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ रिकवरी रेट काफ़ी बढ़ रहे हैं और केसेस काफ़ी कम हो गए हैं कंपेयर टू प्रीवियस। अभी हम देखें तो जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम किया गया हमारे गवर्नमेंट के थ्रू और काफ़ी लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं ऑलरेडी, तो अब इसी स्पीड से अगर हमारा वैक्सीनेशन होता रहा और इसी स्पीड से रिकवरी अच्छी होती रही, तो फिर चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं कि अब थर्ड वेव का हम वेट करें। थर्ड वेव कोई आएगी, लेकिन फिर भी हमें सारे प्रिकॉशन लेते रहना चाहिए, लाइक एज पर गवर्नमेंट रूल कि मास्क अवश्य लगाएं और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग, सभी चीज़ों को फॉलो करें। चांसेस धीरे धीरे कम ही होते जा रहे हैं कि कोई थर्ड वेव अब आने वाली है। जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट का काम रहा है, वैक्सीनेशन का काम किया गया है और जिस तरह से हॉस्पिटल्स में लोगों का ट्रीटमेंट हुआ और रिकवरी रेट काफ़ी बढ़ गए हैं कंपेयर टू प्रीवियस केसेस, तो अभी मुझे लगता है शायद कि अभी थर्ड वेव नहीं आएगी, ऐसा लगता है। ये मेरा ओपिनियन है जी। चलिए सर, डॉक्टर राजेश, आप किस तरह से अपनी राय रख सकते हैं इस पूरे विषय पर? देखिए, इस विषय पे जरूरी है वार्तालाप करना कि दूसरी लहर और तीसरी लहर, क्या तीसरी लहर आएगी या अभी तीसरी लहर चल रही है। तो इस पर अगर हम विचार करते हैं तो हम ये देख मेरे विचार से ये है कि अभी तो तीसरी लहर आई नहीं है, अभी तो दूसरी ही चल रही है। हम इसको दूसरी ही मान के चलें जी। और हमें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना ही पड़ेगा। अगर हम सरकार के द्वारा निर्धारित मापदंडों को बहुत लाइटली ले लेंगे या हल्के में ले लेंगे तो हम सब परेशान हो सकते हैं और तीसरी लहर आ सकती है। हालांकि अभी तीसरी लहर आने के चांसेस कम नजर आ रहे हैं, लेकिन हम शांत होकर नहीं बैठ सकते। अभी देश के अंदर बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू ही नहीं हुआ है। अभी बच्चों की वैक्सीन ट्रायल पर है, उसको अप्रूवल भी मिल रहा है
और अभी हमारे जो बच्चे हैं देश के, हमारी जो जनसंख्या है उसके अंदर जितने भी बच्चे हमारे देश के हैं, अभी करोड़ों बच्चे हैं, इन सबको हमें वैक्सीन देकर और कोरोना से बचाव करवाना होगा। इसके लिए सरकार को, डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को, सभी लोगों को, आम आदमी को भी, सरकार को भी, सभी को प्रयास करने होंगे कि हम अपने बच्चों को भी सुरक्षित रख लें और जितनी जल्दी हो सके बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाए। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अभी इंडिया के अंदर जो लगातार गिरावट हो रही है कोरोना केसेस की, वो इसीलिए हो रही है कि हमने वैक्सीनेशन का लक्ष्य लगभग प्राप्त किया है वयस्क लोगों में या बुजुर्ग लोगों में, लेकिन बच्चे तो अभी भी बाकी हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार की गाइडलाइंस आनी चाहिए, जल्दी से जल्दी वैक्सीन को अप्रूवल मिलना चाहिए, वैक्सीन का रिसर्च होना चाहिए बच्चों के लिए कि बच्चों के ऊपर जो वैक्सीन लगाई जाएगी उसके कुप्रभाव तो बच्चों पर नहीं होंगे, ये भी हमें देखना होगा। हमें ये भी देखना होगा कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से कोरोना से बचाते हुए, कोरोना के प्रभाव में से प्रभावित न होते हुए भी हम उनको वैक्सीनेट कर सकें, अच्छे से वैक्सीनेट कर सकें। अभी जो हमने वैक्सीनेशन का लक्ष्य प्राप्त किया है, जिसको अभी गवर्नमेंट ने 100 करोड़ बोला है, 110 करोड़ बोला, 120 करोड़ बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लक्ष्य प्राप्त किया है, लेकिन जो लक्ष्य प्राप्त करने में हमें बहुत सारी असुविधाएं हुई हैं, बहुत परेशानियां भी हुई हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, लोगों को परेशानी हुई है कि कहीं वैक्सीन नहीं मिल पाई, कहीं वैक्सीन बहुत ज्यादा मिल गई, कहीं वैक्सीन वेस्ट हो गई। तो ये सब हम सीख चुके हैं। अभी हमको इसका अनुभव प्राप्त हो गया है कि वैक्सीनेशन किस तरीके से होता है। हमने वैक्सीनेशन के सेंटर्स बनाए हैं। उसके बाद में मैंने एक ये भी अपना प्रपोजल रखा था सरकार के सामने कि वैक्सीनेशन को थ्रू द एम्बुलेंस के थ्रू वैक्सीनेशन को घर घर पहुंचाया जाए जी। मोबाइल वैन के द्वारा जो है वो वैक्सीनेशन किया जाए, चलित चिकित्सालय के द्वारा किया जाए। तो इस तरीके से मेरी राय ये है कि अभी भी बहुत प्रयास बाकी हैं और हमें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सख्ती से करना पड़ेगा। हमें अभी भी मास्क लगाने हैं। अगर हमें अपने बच्चों को, परिवार को बचाना है, बुजुर्गों को बचाना है, तो मास्क का उपयोग तो हमें करना है। सैनिटाइजर हमें बिल्कुल यूज करना है, क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। और ये दोनों अगर हम अपनी जिंदगी में ले आते हैं, एक मास्क और एक सैनिटाइजर अगर हम कर लेते हैं, भीड़ भड़के वाले स्थानों को हम ज्यादा विजिट नहीं करते हैं, तो हम लोग आराम से सुरक्षित रह सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सर। और हम अपने बच्चों को वैक्सीनेट करें, यही मेरी राय है। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि सतर्कता अभी भी जरूरी है। डॉक्टर मोहम्मद रजा, सतर्कता जरूरी है। डॉक्टर मोहम्मद रजा, जिस तरह से अगर हम मध्य प्रदेश को लेकर बात करें तो हमारी सरकार ने जो कोरोना काल के समय में जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है। पूरी तरह से 100% सारी चीज़ें खोल दी हैं, सब कुछ कर दिया है। शादियों को लेकर के, जिस तरह से समारोह को लेकर के जो एक मापदंड तैयार किया गया था कि इतने ज़्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, इतने लोग सीमित लोग रहेंगे, अब उन सब चीज़ों में आज़ादी दे दी गई है। और जिस तरह से ये जो खुला माहौल एकदम बना है, अभी शादियां शुरू हो चुकी हैं, लगातार भीड़ देखने को मिल रही है और बाज़ारों में भी भीड़ बढ़ गई है, देर रात तक भी मार्केट खुल रहे हैं। तो क्या लगता है कि क्या ये एकदम आज़ादी देना हमारे लिए कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा इसमें? देखिए, जिस तरह से अभी देखा जाए तो काफ़ी जगह पे गवर्नमेंट ने ढील दी है, लेकिन हमारी इकोनॉमी को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे काम हमारे रुके हुए थे, जिसको चालू करना भी जरूरी था। काफ़ी लोगों में बेरोजगारी की समस्या आ रही थी और उनके काम बंद पड़े थे, तो वो भी चलना जरूरी था। अगर गवर्नमेंट इसको नहीं खोलेगी तो फिर हमें दूसरे क्राइसिस से का सामना करना पड़ेगा। वो भी एक जरूरी पार्ट है जीवन का, तो फिर वो भी जरूरी है। इसीलिए बहुत हद तक ढील दी गई है, लेकिन इसके लिए हमें खुद सोचना है, हमारी आम जनता को खुद इसके लिए सोचना है कि अभी जो सिचुएशन है पोस्ट कोविड, कंप्लीटली हमें अभी रिलीफ नहीं मिला है। ये महामारी भले ही खत्म हो जाए आगे जाके भले ही ये महामारी खत्म हो जाए, बट एक बीमारी की समस्या तो बनी रहेगी। कोविड एक बीमारी स्टेबलाइज हो चुकी है हमारे समाज में, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये बीमारी तो रहेगी। प्रिकॉशन लेना मस्ट है। अगर हम अपनी तरफ से, अगर वैसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं
अगर गवर्नमेंट सभी को लेके अगर ऐसी रोक लगाती रही तो जीवन आगे बहुत मुश्किल से गुजरेगा। बिल्कुल तो सही हमें बात। खुद कुछ फैसले लेने पड़ेंगे कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है और सैनिटाइजर यूज करना है, हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी है। हमें और हमारे चाहने वालों को, हमारे परिवार वालों को, सबको सलाह देनी है, सबको कंटिन्यूसली यही फेस कंटिन्यू रखना है कि हमें हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी है और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह इन सब का पालन करना है। ये हमें खुद जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और हमें खुद बीमारियों से बचाव के लिए अग्रसर होना पड़ेगा। अदरवाइज सरकार की कंधे पे हम सब सारी जिंदगी तो नहीं गुजार सकते ना, सरकार को अपने सारे काम भी करने होते हैं और अगर सरकार इस तरह से रोक लगा कर रखेगी तो फिर जो जीवन शैली होती है वो प्रभावित होगी। इससे काफी लोगों को इकोनॉमिकल दुष्प्रभाव झेलने पड़ेंगे। बिल्कुल, और वैसे भी बीते 2 सालों में स्थितियां बहुत खराब हो गई हैं। जी जी जी। डॉक्टर राजेश, एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से मौसम जब बदलता है, एकदम अब सर्दियों का मौसम आया है और इस दौरान देखने को मिलता है कि कुछ वायरल ऐसे इफेक्ट आ जाते हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, हाथ पैर दर्द। यहाँ पर भी एक संशय की स्थिति बनी है कि पहले जब कोरोना का काल का समय रहा तब इस तरह की स्थितियां बनती थी तो लोग घबरा जाते थे कि कहीं ये कोरोना तो नहीं है। लेकिन अब उस चीज का किस तरह से परीक्षण करें? क्या समय समय पर जाकर अपना जांच कराना भी जरूरी है कि कोविड को लेकर के हम जांच करवाते रहें समय समय पर कि कहीं ये वापस तो नहीं आ रहा है? जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जैसे अभी ठंड का सीजन है, स्टार्ट हो गया है। अभी 2-3 महीने जो भी ठंड का सीजन रहेगा हिंदुस्तान में, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक कोरोना वायरस है क्या। कोरोना वायरस एक वायरस है और एक आरएनए वायरस है। तो ऐसे कई वायरसेस हैं, आरएनए वायरस, ढेर वायरसेस हैं जो पूरे दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। कई वायरस ऐसे हैं जिनसे कि आपको केवल सामान्य सर्दी होती है, जिसको आप कॉमन कोल्ड बोलते हैं अपनी भाषा में, सामान्य सर्दी। किसी को खांसी हो जाती है, किसी को सर्दी हो जाती है, किसी को बुखार आ जाता है, किसी को हाथ पैर में दर्द होता है। ये सामान्य लक्षण हैं, जो कि ये सामान्य लक्षण है। जी और इससे आदमी ये घबरा जाता है कि कहीं उसको कोरोना तो नहीं है। जी लेकिन इसका जो है एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लक्षण दिखाई दें जो कि कोरोना के लक्षण भी जैसे ही हैं, हाँ, मिलते उसके जुलते जैसे हों, हैं, जो सिमिलर हों उससे। तो जी हाँ, सिमिलर है। तो आपके लिए आपको क्या करना है, इससे बचाव के लिए आपको सिर्फ अपने चिकित्सक की सलाह लेनी है। जो लोग चिकित्सक की सलाह नहीं ले रहे हैं वही परेशान हो रहे हैं, और चिकित्सक तुरंत अपने परीक्षण के द्वारा, जांच के द्वारा ये निर्धारित कर लेते हैं कि आपको कॉमन कोल्ड है, सामान्य लक्षण है, सामान्य बुखार है या और कोई अन्य बुखार है। जैसे कि अभी देखिए, एक वायरस डेंगू अभी बहुत चल रहा है। जी कई मौतें डेंगू से हो गई हैं, वो भी तो वायरस ही है जो मच्छर के द्वारा फैलता है, बस फर्क इतना सा है। कोरोना जो है वो आदमी से आदमी में फैल रहा है, ये मच्छर के द्वारा डेंगू फैल रहा है। और भी कोई वायरस होगा, कई वायरसेस हैं जो इस तरीके से संसार में फैल रहे हैं। तो हमें उससे बचना है, तो उसके लिए चिकित्सकों की राय लेना जरूरी है। लेकिन सर हमें अपना लेकिन सर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आमतौर पर सर देखा जाता है कि अगर कोई जी हल्का फुल्का जैसे जुकाम बुखार या हल्की कोई चीज़ होती है तो डायरेक्ट मेडिकल पर जाकर कुछ ऐसी दवाइयां हैं जैसे पैरासीटामोल है, ये दवाइयां लेकर एक्टिकोल्ड है भी तो, हाँ जी हाँ जी पहले प्रयास करते हैं कि घर पर ही ये जी चीज़ें सही हो जाएं। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर इतनी सारी जांचें लिखेंगे और ये होगा वो जी। होगा, एक ऐसी मानसिकता बन गई है। और पैसे को लेकर के आदमी थोड़ा सा इन चीज़ों में झुक जाता है कि चलिए ठीक है देखिए, हम। मेरी राय तो ये है कि इसमें जो चिकित्सक हैं वो आपको कभी भी कोई फालतू जांच या आपके ज्यादा पैसे खर्च करवाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। उनका काम है कि आपका व्यवस्थित इलाज करना। उनको इस बात से सरोकार नहीं होता है कि उसका आर्थिक पक्ष क्या है। जी अगर आपको जरूरत लगती है कि आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना है कोरोना के लिए, जी या फिर आपको सीटी स्कैन कराना है,
या आपको कोई एमआरआई करानी है, आपको और कोई विशेष जांचें करानी है ब्लड की, तो ये तभी डॉक्टर निर्धारित करता है जब वो आपकी का परीक्षण कर लेता है। और मेरी राय में चिकित्सकों के और नर्सिंग स्टाफ, चिकित्सक और मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को अभी तवज्जो देने की जरूरत है। हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है कि हमारे यहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो है हमारे देश की जनता को उपलब्ध हो सकें। अगर क्वालिफाइड डॉक्टर्स अगर जनता को उपलब्ध होंगे, क्वालिफाइड और पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध होगा, तो ऐसी महामारियों से निपटने के लिए हम पूर्णतः तैयार होंगे। बिल्कुल। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है। और बहुत हद तक हम अन्य देशों की अगर तुलना करें, दूसरे देशों से तुलना करें, तो हम बहुत जल्दी इसमें रिकवर भी हुए हैं। और ये शायद डॉक्टरों की ही मेहनत है, ये हमारे चिकित्सकों की, डॉक्टरों की ही मेहनत है कि जिसकी वजह से हम इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के मैं बावजूद आपको एक और इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि ये केवल डॉक्टर की मेहनत नहीं है, इसमें पूरा टीम वर्क हुआ है हमारे देश में। पुलिस ने, प्रशासन ने, नगर पालिका ने, सफाई कर्मचारियों ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने, मेडिकल स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने और हमारे वैज्ञानिकों ने मिलकर काम किया है इसमें। तो हम आज अच्छी पोजीशन में हैं दूसरे देशों की तुलना में। बिल्कुल सर। जी हाँ। डॉक्टर मोहम्मद, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खान पान को लेकर के किस तरह का बर्ताव अभी भी जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर क्या था कि जब पहले जो कोरोना ने दस्तक दी और उसका जो भयंकर रूप दूसरी बार देखने को मिला, उसके बाद लोग खाने पीने से डरने भी लगे थे कि ये नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, इस तरीके से नहीं खाना है, बड़े साफ सफाई और बहुत ही हाइजेनिक खाने का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जो स्थितियां जैसे जैसे सामान्य हुई और अब चूंकि सब कुछ खुल चुका है, तो अब वैसा ही खान पान दोबारा से शुरू हो गया है। तो क्या अभी भी हमें खान पान में सुधार रखने की जरूरत है, और किस तरह का खान पान बेहतर रहेगा जिससे कि हम बचे रहें? जी जी बिल्कुल। मेरे हिसाब से खान पान में सुधार रखने की व्यवस्था तो हमेशा की होनी चाहिए, लाइफ लॉन्ग। क्योंकि अगर हम देखें जिस तरह से हाइजीनिक कंडीशन अगर मेंटेन होती है, तो हमें सिर्फ कोरोना ही नहीं दूसरी बीमारियों से भी काफी बचाव मिलता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। एज पर अगर हम देखें कि हमारे मेडिकल में एक कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो बेटर है कि हम प्रिवेंशन लेते रहें, हम हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करें। और अगर हम कोरोना को मद्देनजर रख के देखें, तो अब कोरोना स्टेबलाइज तो हो चुका है समाज में। अब कोरोना की वजह से बीमारी तो रहने ही वाली है लाइफ लॉन्ग, हमेशा के लिए जी। तो उसके लिए प्रिकॉशन लेना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। हम तो जानते हैं कोरोना एक जानलेवा बीमारी है और ये अपना रूप हमेशा बदलती रहती है। बहुत सारी स्टडीज चल रही हैं अभी, एग्जैक्ट फिगर तो बताना। और सर इसमें कहा भी गया था कि ये कहीं ये नाम से आया, कहीं काफी नाम भी इसमें बताए गए थे कोरोना के, जो एक्स्ट्रा वेरिएंट हैं, बोले अपडेटेड वेरिएंट हैं, तो ये चीजें भी शायद निकल कर सामने आई थी। हाँ बिल्कुल। अभी तो कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा कुछ कहना बहुत मुश्किल है कोविड के बारे में। हम लोग स्टडी कर ही रहे हैं इसके ऊपर अभी ना, क्योंकि हर कोविड पेशेंट के अंदर कुछ नया देखने को मिला। अभी फिलहाल के तौर पे मैं देखिए बताऊं तो पोस्ट कोविड पेशेंट के अंदर कई सिम्टम्स आए हैं जो हमने पहली बार देखे हैं। तो सडनली बहुत सारा हेयर फॉल होना और घबराहट, बेचैनी, बहुत सारे सिम्टम्स नए नए आए। तो वो सब स्टडी के अंदर है, अभी हम लोग उस पर स्टडी कर ही रहे हैं। रही बात अगर हम आहार की बात करें, तो हम आहार तो हमें हमेशा के लिए अपने जीवन में ये अपना के रखना चाहिए कि हमें हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी है और हेल्दी फूड ही उसका सेवन करना चाहिए। जी सर, पानी को लेकर के भी एक बड़ी समस्या है कि पानी किस तरह से उपयोग किया जाए, या सादा पानी या उस पानी को थोड़ा सा गर्म करके। वो कुछ लोग ठंडे पानी का भी इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सर्दी हो गर्मी हो। तो पानी को लेकर के भी एक सवाल था कि किस तरह से पानी का उपयोग करें और किस तरह की पोजीशन में लें, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि खड़े होकर आदमी को पानी नहीं पीना चाहिए। जी, बेहतर तरीका यह है कि पानी को उबाल लें थोड़ा घर में, फिर उसी पानी को हम उस पानी का ही सेवन करें। हाँ, ऑफकोर्स हमारे मेडिकल साइंस में भी ऐसा है कि पानी बैठकर पीना चाहिए, 3 घूंट में पीना चाहिए, ताकि वो उससे दूसरी समस्या उत्पन्न ना हो। जी जी सर। डॉक्टर राजेश जी, आपसे भी जानना चाहूँगा मैं कि जिस तरह से जो तमाम बातें कही जाती हैं कि इस पर सावधानियां रखना है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बात है। टीके को लेकर के भी कई सवाल हैं और अभी भी कुछ भ्रम हैं। कहा जा रहा है कि किसी ने दूसरा टीका लगवाया, उसकी मौत हो गई, किसी ने पहला लगवाया, ऐसी कुछ खबरें आती हैं और इससे लोग सकते में आ जाते हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, एक बहुत बड़ा संख्या है जिन्होंने अभी टीके नहीं लगवाए हैं, और वो शायद उनके अंदर ये डर है
कि ये टीके लगवाने से कुछ नुकसान तो नहीं होगा या कोई ये चाल तो नहीं है। हालांकि उन तक जागरूकता के जरिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है लोगों को जागरूक करने की, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर शंका बनी हुई है। तो उनकी ये शंका कैसे दूर हो और लोग इस बेफिक्र होकर के सभी टीके लगवाएं, जिससे कि सभी खुद भी सुरक्षित रह सकें, आसपास का माहौल भी सुरक्षित रहे। जी हाँ, देखिए ये आपने सही फरमाया और अभी डॉक्टर साहब ने भी बिल्कुल सही फरमाया और काफी अच्छी जानकारी दी है। और जैसा आपने अभी कहा कि लोगों में जागरूकता की कमी है, तो वो बिल्कुल सही है। हमें जागरूकता बढ़ानी है। हमारे यहाँ जागरूकता तो आई है और उसके लिए सरकार ने और समाज सेवी संगठनों ने, डॉक्टर्स ने, अस्पतालों ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सभी ने पूरा प्रयास किया, जैसा मैंने अभी बताया था जी। और हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हम 2 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास में बहुत ज्यादा मात्रा में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है। कई तो ऐसे हैं जो कि वैक्सीन लगाने के लिए जब डॉक्टर तो पैरामेडिकल स्टाफ उनके गांव में पहुंचता है तो वो अपना गांव छोड़ के भग जाते हैं। जी जी। ऐसे हैं। उनकी टीम को देखते ही लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिए जो वैक्सीनेशन लगाने गए। तो सरकार को ऐसे मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए और जागरूकता फैलाने के लिए निरंतर आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में ये है क्या, कोरोना क्यों हो रहा है, कैसे फैल रहा है, कैसे रोकथाम करेंगे, तो उनके अंदर जो है एक अविश्वास पैदा हो जाता है जब उनको जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि आजकल जानकारी उपलब्ध है, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उपलब्ध है, सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, समाज सेवी संगठनों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रयासों में हमें और तेजी लानी पड़ेगी। तभी हम, क्योंकि हम इस समय विश्व के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के अंदर हमारी गिनती होती है, तो इतने सारे लोगों को एक साथ इतना बड़ा अभियान चला के वैक्सीनेट करना, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ और सरकार को निवेदन करता हूँ कि अब बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाएं और मोबाइल वैन के द्वारा घर घर के जाकर हमारी जो चलित औषधालय या वैक्सीनेशन ऑन व्हील है, हम जो कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं वो वैक्सीनेशन ऑन व्हील बताना चाह रहे हैं कि आप एम्बुलेंसेज में एक वैक्सीनेटर, एक असिस्टेंट और ड्राइवर और ये रखकर आप कहीं पर भी गाड़ी भेज सकते हैं। घर घर भेजकर आप बच्चों को घर के अंदर ही वैक्सीन लगा सकते हैं और हमारा उसमें पैसा भी कम लगेगा सरकार का, और बच्चों को ले जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि उनको हम हॉस्पिटलों पे बुलाएं, लंबी लंबी लाइनें लगें। और बिल्कुल, और शायद डॉक्टर कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इस बात से भी नहीं जाते हैं कि वहां जाएंगे, लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, समय बर्बाद होगा, और इस वजह से कुछ लोग जा भी नहीं पाते। कोरोना ना हो जाए, इतनी लंबी लाइन में लगेंगे, कोरोना ना हो जाए, और हो सकता है। जी जी। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए एक सेंटर के ऊपर वो आदमी गया है तो 100 में से अगर एक को भी कोरोना हुआ या 1000 में से अगर 2 को भी कोरोना हुआ तो सारे लोगों में, कई लोगों में फैल सकता है वो जी। तो इसलिए जागरूकता की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सर, और समय समय पर डॉक्टरों का मार्गदर्शन लेना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर मोहम्मद रजा, मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा संदेश दें, जागरूकता वाला संदेश दें कि किस तरह से हम तीसरी लहर से बचे रहें, सुरक्षित रहें और हमारा जो जीवन है वो खुशहाल बना रहे। देखिए, संदेश सिर्फ इतना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमें हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी है, हमें मास्क का उपयोग करना है और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसे हमें फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क मस्ट है। चलिए, ये संदेश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद रजा, डॉक्टर राजेश लेखी जी आपका, और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को भी ये जानकारियां पाकर के अच्छा लगा होगा और वो अपने जीवन में कुछ और सुधार करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।